स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। क्लास 6 की हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आवर पास्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है जो क्लास 7th में डिस्कस करना है हमें। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर बुक में हम 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियस्ट सिटीज़ के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। इसका मतलब है कि बहुत सारी किताबें जो पहले के ज़माने में लिखी गई थी। उसके अलावा ब्यूरियल्स का मतलब है कि जब किसी इंसान का डेथ हो जाता है तो उसको जहाँ पे दफनाया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, उसको ब्यूरियल्स बोलते हैं। कि उससे हमें क्या क्या पता है, बहुत सारे कंकाल हमें मिले, बहुत तो आर्कियोलॉजिस्ट को उस पर्टिकुलर कंकाल से क्या क्या पता चला वो सब डिस्कस करेंगे। उससे कंकाल से हमें सोशल डिफरेंस पता चलने लगा, मेल और फीमेल में डिफरेंस पता चलने लगा। ये सब देखना शुरू करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी मिल जाएगी, क्लास 6 का मैथ मिल जाएगा। उसके अलावा क्लास 6 का साइंस का क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले कहीं भी देखो, अब क्लास 6 या 7 जो स्टार्टिंग के क्लास है ना, उसमें सबसे पहले एक स्टोरी से बताया जाता है। तो सिंपल समझते हैं कि ये बच्चा था, ये पहली बार लाइब्रेरी जा रहा था। तो लाइब्रेरी में इसके टीचर जो है इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर जो सेल्फ है ना, वहाँ पे पुरानी बुक रखी हुई है, पुरानी रिलीजन की बुक रखी हुई है। जैसे वेदास की बुक रखी, वेद के बुक रखे हुए हैं। तो इसको समझ नहीं आता है, फिर ये पूछता है टीचर से, फिर टीचर बताता है। वही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट बुक के बारे में। तो देखो, 4 बुक है, वैसे 4 वेद है, लेकिन सबसे पुराना वेद का नाम है सब 4 वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें एक वेद पे ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि सबसे पुराना बुक वही है। तो लेकिन ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आपको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी से हम बात करते हैं, जैसे कन्फ्यूजन हो जाती है। एक होता है BCE और एक होता है CE और एक होता है BC और एक होता है AD। चलो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे BCE की बात करें तो इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा का मतलब 0 से, जैसे मैं बात करूँ अभी क्या है, अभी हम बात करते हैं 2020 है। तो 2020 क्या है? 2020 CE है, यानी कॉमन एरा है। कॉमन एरा अगर हम 0 मानते हैं, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ मानते हैं उसको अगर कॉमन एरा मानते हैं, उसके 2020 साल अभी है। क्लियर? इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक हम AD भी लिख सकते हैं, CE के जगह पे हम AD भी लिख सकते हैं। और एक है BCE और BC, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान देना। BCE और BC एक चीज़ है। जैसे मान लो ये है 0 से अगर 500 साल पहले की बात करें तो हम बोलेंगे 500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, या हम बोल सकते हैं 500 BC। क्लियर? दोनों सेम चीज़ है। और अगर 0 से अभी, जैसे अभी है 2020, तो 2020 को हम क्या लिख सकते हैं? एक AD भी लिख सकते हैं और 2020 CE भी लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ कि 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स एगो, तो 3500 ईयर्स एगो इसका मतलब क्या? 3500 ईयर्स एगो इसका मतलब क्या? 2000 तो यही होगा, तो 2000 यही हो गया। और इधर 1500 साल, तो यानी 1500 BCE। यानी हम 3500 ईयर्स एगो को एक और शब्दों में लिख सकते हैं कि 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, या 1500 BC। क्लियर है? क्योंकि 2000 को आप हटा दो ना, 2020 को नहीं हटा, 2000 को हटा दो, मतलब एक रफली 2000 को हटाते हैं तो 1500 BC। क्लियर? तो मैं इसलिए बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पुराना वेदा, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें सबसे पुराना वेद जो है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो 3500 साल पुराना है। 3500 साल पुराना का मतलब उसका वो स्टार्टिंग कब हुआ था, कब लिखा गया होगा? देखो, स्टार्टिंग में एज सच लिखा नहीं गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ बोला जाता था, स्टार्टिंग में लिखा नहीं जाता। 3500 साल पहले का मतलब है कि 1500 BCE।
मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि NCERT के अलावा आप कहीं और भी देखोगे ना, कहीं और देखो तो 1500 BCE लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पे 3500 ईयर्स को लिखा था, यहाँ पे 1500 BCE लिखा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलो थोड़ा ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या क्या इंक्लूडेड है। ऋग्वेद में बहुत सारे हिम्स इंक्लूडेड है। हिम्स को क्या बोलते हैं? हिम्स का मतलब है भजन या वेलसेट बोल सकते हैं। वेलसेट का मतलब होता है आप, या वेलसेट या सुक्ता बोल सकते हैं, यानी या इसको हम बोल सकते हैं कि आप प्रेसाइज कर रहे हो गॉड को डायलॉग के मदद से। ध्यान देना, अब गॉड को प्रेसाइज कर रहे हो डायलॉग के मदद, आप गॉड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो। तो बहुत सारी, जैसे ऋग्वेद एक बुक है, उसमें बहुत सारे हिम्स है। हिम्स का मतलब वेल सेट, यानी गॉड के बारे में डिस्कस करें। तो अब क्वेश्चन उठेगा ना भाई, कौन से गॉड के बारे में, उस समय कौन गॉड फेमस थे? 2 गॉड फेमस थे, उसमें 2 गॉड फेमस थे, मतलब 3 इंसान के बारे में बहुत चीज़ लिखा हुआ है। एक है अग्नि, जिसको हम गॉड ऑफ फायर बोलते हैं। गॉड ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं, और गॉड ऑफ फायर को हम इसलिए जानते हैं, हम समझते हैं कि वो कनेक्शन है बिटवीन इंसान और गॉड। क्योंकि जब भी हम कुछ पूजा वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं? हवन करते हैं ना। हवन करते हैं तो हवन किसको करते हैं? यानी अग्नि को। तो हम मानते हैं कि वो है कनेक्शन है, कि इनके इंसान और गॉड के बीच का कनेक्शन है ये अग्नि। तो 3 गॉड के बारे में दिया हुआ है। एक है अग्नि, गॉड ऑफ फायर जिसको बोलते हैं। दूसरा इंद्र को हम वॉरियर गॉड बोलते हैं। और थर्ड है सोमा के बारे में देखो। अब क्वेश्चन उठता है कि इन सब के बारे में देखो, इन सब के बारे में हिम्स में बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया गया है। जैसे मान लो एक वर्ड, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप एक पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ में राम वर्ड ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम बोल देंगे ना कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको राम वर्ड ज़्यादा फेवरेट है, या आपके समय में राम वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए आपके पैराग्राफ में राम वर्ड 10 बार आए हैं। कोई तो सेम इसी तरह है कि इनके जो हिम्स थे, हिम्स का मतलब वेल सेड, यानी सुक्ता मतलब अच्छे वचन नहीं बोलते हैं, अच्छे वचन, या आप बोल सकते हो कि कोई डायलॉग बोलते हैं जिसमें आप भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की प्रेसाइज करो, भगवान के बारे में बोल रहे हो। तो ठीक है, तो अग्नि और दूसरा इंद्र, और एक है सोमा एक ऐसा प्लांट था जिसका ड्रिंक बनाया जाता था पीने के लिए, मतलब पीने के लिए कुछ लिक्विड टाइप का बनाया जाता था। तो इसका नाम भी बहुत बार आया है। तो 3 चीज़ का नाम बहुत बार आया है, अग्नि, इंद्र, सोम। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एक किताब है, जो बुक है, जो वेद है, जिसको वेद बोलते हैं, वेद है, उसको कंपोज किन्होंने किया है? बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनको कंपोज किया है। ऋषि मुनि क्या करते थे? ऐसा एज सच मैं बता रहा हूँ, ये बुक आया था 3500 साल पहले, वेद आया था, लेकिन एज सच इसकी प्रिंटिंग नहीं हुई थी 3500 साल भाई, प्रिंटिंग इसकी 200 साल पहले हुई है। क्लियर? प्रिंटिंग तो यानी इस समय क्या होता था, ऋषि मुनि क्या करते थे, जवानी याद किए रहते थे, और वो अपने स्टूडेंट को मेमोराइज करवाते थे, याद करवाते थे, बोल बोल के क्या करवाते थे, याद करवाते थे। क्लियर? और पूरा अच्छे से एक एक वर्ड, सब कुछ, सेंटेंस, सब कुछ याद करवाते थे। द मोस्ट ऑफ द हिम्स वेर कंपोज, थॉट एंड लर्न बाय द मैन। भाई क्योंकि वुमेन को एंट्री ही नहीं थी, मतलब एंट्री तो थी, इवन ना वुमेन को लिखने में एंट्री थी, ना अगर क्लास हो रहा है जैसे ऋषि मुनि क्लास रहे तो वहाँ पे वुमेन को रेयरली एंट्री मिलती थी, इसलिए बहुत कम ऐसा था जो कंपोज किया गया था वुमेन के द्वारा। तो ऋग्वेदा, जो आप क्वेश्चन होता है कि ऋग्वेदा किस लैंग्वेज में लिखा गया, भाई संस्कृत में लिखा गया, जो आमतौर पर जो अभी हम संस्कृत यूज करते हैं, अस्थि वगैरह वाला, वो संस्कृत से बिल्कुल अलग था। क्लियर? तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि वेद जो लिटरेचर है वो एलिट क्लास की लैंग्वेज होगी, क्योंकि भाई संस्कृत हायर क्लास की लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज तो अलग होगी ना। तो आप एक चीज़ तो इससे साफ साफ पता चला सकते हो कि ये जो और लोगों के, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पहुंच से वैसे भी दूर होंगे, है कि नहीं? अब कुछ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, सबसे पहले संस्कृत और अदर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो संस्कृत क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, संस्कृत किस फैमिली का लैंग्वेज है? भाई इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है। 3 फैमिली है, मेजर 3 फैमिली है। कौन कौन फैमिली है? एक है इंडो यूरोपियन,
क्लियर। इंडो यूरोपियन, उसके अलावे आता है कौन कौन फैमिली आता है, तिब्बतो बर्मन फैमिली और एक द्रविडियन फैमिली। क्लियर, 3 फैमिली है, 4 फैमिली एक्चुअली, 3 सबसे ज़्यादा फेमस है। इंडो यूरोपियन सबसे ज़्यादा फेमस, उसके बाद आप द्रविडियन को लिख सकते हो क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा बोल सकता है, तिब्बतो बर्मन बोल सकते हो, और एक है ऑस्ट्रो एशिएटिक फैमिली। 4 फैमिली है। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है, याद ज़्यादा नहीं रखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा लैंग्वेज किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे इंडो यूरोपियन की बात करें तो उसमें आ जाते हैं असमीज लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब लैंग्वेज। उसके अलावा कुछ यूरोपियन लैंग्वेज भी इसी फैमिली में आते हैं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। उसके अलावा जैसे आप वर्ड देख सकते हो, कुछ वर्ड होता है जैसे मात्र, मात्र वर्ड है, जैसे मात्र संस्कृत में बोला जाता है, माँ हिंदी में बोला जाता है, मदर इंग्लिश में बोला जाता है, तो काफ़ी रिलेटेड है। अदर एक फैमिली लेते हैं जैसे तिब्बतो बर्मन फैमिली, तो ऑब्वियसली तिब्बत बर्मा किसको बोला जाता है, जो अभी म्यांमार है में है, तिब्बत तो आपको पता ही है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट होगा ना, इससे नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, असमीज तिब्बतो बर्मन का नहीं है, ध्यान देना असमीज, क्योंकि हमें ऑप्शन से घुमा फिरा सकते हैं। उसके बाद द्रविडियन फैमिली का तो आपको नॉर्मल पता चला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद झारखंड और कुछ सेंट्रल इंडिया के कुछ लोग बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। क्लियर। उसके बाद द बुक बी आर रिटन एंड प्रिंटेड, द ऋग वेदा रिसाइटेड एंड हर्ड रात। देखो यहाँ पे बताया जाता है कि मैंने ये तो आपको पहले ही बताया कि बुक ऐसा नहीं था रिटन था, बिग बुक तो उसको लिखा गया 200 साल पहले, लेकिन उससे पहले क्या हो जाता था, बोल बोल के याद किया जाता था कि मैं टीचर बोल रहे हैं, टीचर के डायलॉग से आप याद कर ले रहे हो। क्लियर। उसके बाद हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग वेदा, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कहीं लिखा तो था नहीं, तो फिर हिस्टोरियंस ने ऋग वेदा के बारे में कैसे स्टडी किया, तो कुछ कुछ हिम्स मिला, कुछ कुछ डायलॉग के फॉर्म में मिला। जैसे मान लो हिस्टोरियन को कहीं एक डायलॉग मिल गया, डायलॉग जैसे एक ऋषि और कोई गॉड के बीच का डायलॉग मिल गया, तो उससे वो पता चला लेंगे बहुत कुछ। जैसे एक डायलॉग यहाँ बुक में दिया हुआ है, एक ऋषि मुनि थे विश्वामित्र, जिनके बारे में आपको पता होगा, और 2 रिवर ब्यास और सतलज, इन दोनों इनको गॉडेस माना जाता था, देवी माना जाता था। इनके बीच का डिस्कशन का एक डायलॉग है, जैसे इनके बीच का डिस्कशन का एक डायलॉग है ये वाला, ये डिस्कशन का डायलॉग है। जैसे इसका दिया तो बहुत लंबे में है, सिंपल एक बात बताता हूँ। विश्वामित्र इन दोनों से बात करते हैं कि आप इन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों एक हॉर्स की तरह हो तेज, आप दोनों हॉर्स की तरह हो और ऊपर से आ रहे हो, पहाड़ में एक तेजी से आ रहे हो, ठीक है ना, और आप उसी पाथ से मूव करके आ रहे हो जो आपको गॉड ने दिया। फिर विश्वामित्र बोलते हैं, आप इनको सिस्टर बोलते हैं कि आप जिस रास्ते से आ रहे हो प्लीज़ हमें आप क्रॉस करने दो, आप थोड़ा अपना जो धारा है, आप अपने जो रफ्तार है उसको थोड़ा स्लो कर दो, ताकि हम रथ से पार हो जाए, और आप रथ को मतलब हम ऐसा ना जाए कि आप रथ मेरा डूब जाए। तो ये इनका बात मान लेती है, यही डायलॉग है। तो इससे कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चलती है कि यहाँ पे हॉर्स को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, काऊ को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, रथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इन सब को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब नेक्स्ट है कैटल, हॉर्स एंड चैरियट। देखो इसमें सिंपल मैं एक चीज़ मतलब बता देता हूँ भाई, कैटल यानी काऊ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। अब लोग जो पूजा करते थे वो किस चीज़ के लिए करते थे, चिल्ड्रन के लिए करते थे और कैटल के लिए करते थे, चिल्ड्रन के लिए, कैटल के लिए और हॉर्स के लिए, 3 चीज़ के लिए पूजा करते थे, कैटल, हॉर्स। चैरियट का यूज किया जाता था अब जब आप हॉर्स में लगाया जाता था जब आप लड़ाई करने जा रहे हो। क्लियर। तो स्पेशली सन के लिए पूजा किया जाता था। तो आप यहीं से पता चला सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो गया होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उतना पैट्रियार्कल नहीं था। क्लियर। तो बैटल, अगर जो लड़ाई होती थी, लड़ाई किस लिए होती थी, बहुत कारण होंगे लड़ाई के लिए, जैसे लैंड के लिए, स्पेशली लैंड, इसीलिए लैंड क्योंकि लैंड पे आप फॉडर उगा सकते हो जो कैटल के लिए यूज किया जा सकता है।
उसके बाद कुछ वाटर के लिए, क्योंकि वाटर भी कैटल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ पीपल को कैप्चर किया जा सकता है ताकि उसे बाद में दास बनाया जा सके। तो अब मान लो मैंने लड़ाई जीत ली आपसे, तो आपसे मैंने कुछ सामान ले ली, सामान इकट्ठा कर लिया, वेल्थ इकट्ठा किया, तो मैं वेल्थ कैसे कैसे दूंगा? कुछ अपने पास रखूँगा, कुछ प्रीस्ट को दूंगा, कुछ लोगों को दूंगा जिन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, और कुछ मैं ऑफरिंग करूँगा गॉड को। भाई ऑफरिंग गॉड को कर रहे थे ना प्रेयर, तो इसके लिए भी मैं कुछ पैसे रख लूँगा, और कुछ सेक्रीफाइस भी करूँगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है कि होता है घी वगैरह चढ़ाना, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ याजना एंड सेक्रीफाइस, जिसमें गॉड और गॉडेज को घी, ग्रेन ये सब चढ़ाऊँगा, इवन कभी कभी एनिमल्स भी चढ़ाऊँगा जिससे वो खुश होंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वर्क के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर, इस सब के बेसिस पे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं प्रीस्ट, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे रिचुअल करते हैं, और एक होता है राजा जो बहुत रिचुअल करवाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस करते हैं। तो क्लियर है। उसके बाद राजा क्या होता है, कभी कभी राजा, देखो दिस राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विर लर्निंग। देखो ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिसके बारे में हम अभी जानते हैं, या पुराने ज़माने में भी इनके बाद जो राजा हुआ करते थे लेटर वैदिक एरा में, क्योंकि ये बात चल रही है 1500 से 1000 BCE की बात चल रही, यानी हम बोल सकते हैं आज से 3000 से लेके 3500 साल पहले की बात चल रही है। तो इस समय के राजा ऐसे राजा नहीं थे जिनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते, नहीं भाई ऐसा नहीं था। ये न टैक्स कलेक्ट करते थे, न कोई प्लेसेस थी रहने की, न कोई कैपिटल सिटी थी, न बड़ी आर्मी थी, ये वैसे राजा नहीं थे। और न इनके बच्चे सक्सीड करते थे जस्ट इनके बाद। क्लियर। उसके बाद हम समझ गए ना, 2 वर्ड को हम समझ गए ना कि कैसे डिस्क्राइब करते थे यहाँ पे 2 लोगों को। जैसे एक थे प्रीस्ट और दूसरे थे राजा। और इतना समझ गए, ये वैसे राजा नहीं थे जो आज के ज़माने के राजा बोल सकते हैं, या लेटर वैदिक एरा के ज़माने के राजा जिसके पास अपनी फोर्ट हो, आर्मी हो, प्लेसेस हो, कुछ नहीं था। ठीक है। उसके अलावा हम काम के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, the 2 words were used to describe the people or community as a whole. One is called जना। जना, देखो जना क्या होता था एक्चुअली, कि हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गांव, जन होता ना, जन 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 अभी भी यूज करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम जना बोलते थे। और द अदर वाज विश। विश जो वैश्य कम्युनिटी है ना, वो यहीं से आई है। विश और जना, बहुत सारे विश और जना को मेंशन किया गया है, जैसे पुरु जना और विश, भारत जना और विश। तो आप जना के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, जना was split into Vish and mentioned 170 times in Rig Veda. Probably the Vish was divided into Gram or a smaller tribal. देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक छोटा सा कम्युनिटी है या ट्राइबल यूनिट है, इस अगर बहुत सारा ये वाला मिल जाएगा ग्राम, बहुत सारा ग्राम मिल जाएगा, तो आप क्या बना सकते हो, एक विश बना सकते हो, एक क्लेन बना सकते हो। और बहुत सारा विश मिल गया तो एक जना बना सकते हो। और इसी के बाद तो नाम पड़ता था ना जनपद, और बहुत सारे जन मिला के महाजन बना लेते थे। तो आपको नहीं पता था लेटर वैदिक एरा में 16 महाजनपद थे। क्लियर। तो जो यहाँ पे जो विश या क्लेन जिसको बोलते हैं, इसका नाम बहुत बार मेंशन है। तो समझ गए, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो कि जन क्या है भाई, विश क्या है। समझो पहले ग्राम से पहले कुछ लोग हैं, उसको ग्राम बनाया, ग्राम को विश बनाया, विश को विशपति बोलते हैं, ग्राम के हेड को ग्राम कुछ ऐसे ही बोलते थे, उसका जनपद होता था, और उसके बाद महाजनपद। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद समटाइम्स पीपल क्या करते थे, हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स आर्या। देखो एक और है कि
कुछ पीपल जो हिम्स को डिस्क्राइब करते थे उनको बोलते थे आर्य। आर्य अपने आप को थोड़ा बोलते थे कि जो एलिट्स बोल सकते हैं, कि अपने आप को एलिट बोलते थे, एलिट क्लास। और एक थे जो दस्या, या हम दस्यु बोलते हैं, या हम दास बोल सकते हैं, सिंपल जिसको दास बोल सकते हैं। इनको, इनका जो लैंग्वेज वगैरह भी अलग अलग होगा, तो इनको सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म करने है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको पूजा पाठ करने दिया जा रहा है, तो दास को पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। उसका लास्ट टॉपिक है कि मेगालिथ। मेगालिथ जो होता था, जैसे मेगालिथ लेटर वैदिक एरा की बात करते थे, तो मेगालिथ क्या होता था, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो किसी लोगों का डेथ हो जाता था तो यहाँ पे दफना देते थे। और बहुत लोग क्या करते थे, ये डिपेंड करता था किसका सोसाइटी में कौन, मतलब समझते, जिसके पास पैसा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी रख रहा है, खाने वगैरह के सामान भी रख रहा है, बर्तन वगैरह भी रख रहा है। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी में डिफरेंस, जैसे एक आपको कंकाल मिला जहाँ पे कुछ नहीं मिला, एक मिला जहाँ पे आपको बहुत ज्वेलरी मिली और भी बहुत कुछ, तो आपको पता लग जाता है ना कि भाई सोसाइटी में ये तो इंसान था, बड़ा आदमी था, ये थोड़ा पुअर पीपल था। क्लियर है। तो कभी कभी समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्किल ऑफ ए स्टोन बिल्डर फॉर अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। जैसे अब ब्यूरियल्स को यहाँ पे बेनीथ कर दिए, यहाँ पे डाल दिया ऊपर से पत्थर की, ताकि अब बता सके। और इसी के बाद वाला एरा में बहुत कुछ और बना है, जैसे स्तूपा वगैरह बनने लगा। तो ऑल द ब्यूरियल सब कुछ कॉमन फीचर थे, जैसे डेड को ब्यूरियल किया जाता था, कुछ पॉट रखा जाता था, कुछ ब्लैक एंड रेड वेयर रखा जाता था, ताकि पता चलता था, जैसे ये सब रखा गया तो इससे पता चलता है ना कि आफ्टर लाइफ के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत तो पता लगता था कि हाँ आफ्टर लाइफ जैसा कुछ चीज़ तो होता है। उसका सोशल डिफरेंस तो इसी सब से पता चलेगा ना। और देखो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है कि आपको कैसे, आप मान लो एक जगह है, यहाँ पे पहले एक कंकाल मिला, एक वीडियोस मिला, आप एक पीपल का वीडियोस स्केलेटन मिला, फिर आपको फिर से मिलता है स्केलेटन। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये सब एक समय में डेथ किए होंगे, सबको एक जगह रखते हैं? नहीं भाई, अलग अलग टाइम में डेथ किए होंगे तभी भी एक साथ रखा जा सकता है। क्लियर। अलग अलग टाइम में डेथ हुआ होगा तो भी एक जगह रख सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो इनाम गांव के बारे में लिखा हो। इनाम गांव एक साइट है जो रिवर गोड के पास है। रिवर गोड रिवर वीमा का ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है ना, ये कम से कम 2700 से 3600 साल पहले की है। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया जाता है कि ऑक्यूपेशन, इनाम गांव का ऑक्यूपेशन, जैसे इनाम गांव के बारे में बताते हैं, इनाम गांव किस चीज़ को पालते थे, और जैसे कैटल, बफेलो, गोट, शीप। और उसके बाद इनाम गांव में खेती किस चीज़ की होती थी, ये सब बताया गया है। और एक और चीज़ जो, क्या स्केलेटन बता सकता है ये इस पर्टिकुलर मैन, देखो क्या स्केलेटन बता सकता है कि ये मेल स्केलेटन है या फीमेल का है? देखो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है कि इससे पता चल जाएगा भाई ये मॉडर्न तरीका है, इससे पता करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तरीका पहले यूज होता था। तो ये हिप एंड पेल्विस जो होते हैं, जो हिप के जो होते हैं ना, उसकी जो बोन्स होती है ना, उसको बोलते हैं पेल्विस। इससे पता चलता है। वुमेन का ये थोड़ा लार्ज साइज होता है, क्योंकि वुमेन को जो बच्चा होता है उनको कैरी करना होता है, चाइल्ड वियर करनी होती है, इसलिए वुमेन का थोड़ा ये एरिया ज़्यादा होता है, मेल का कम होता है। यही एक तरीका है जिससे आप अगर दो कंकाल मिले उससे पता करने का कि मेल है या फीमेल। क्लियर। क्योंकि अगर आप बोलो कि यार कुछ दिन पहले डेथ हुआ हो तो और भी तरीका है, लेकिन ये बात करें अगर 1000 साल पहले का आपको बोन मिला तो कुछ थोड़ी मिलेगा, और 2000 साल पहले का मिला तब कैसे निकालोगे? उसके चक्रा के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि उन्होंने बताया था 360 वोन होते हैं, लेकिन वोन तो ऐसे ही 200 के आसपास होते हैं। तो हो सकता है कि वो यहाँ पे गलत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी पार्ट के हर बोन को टुकड़े टुकड़े में गिन रहे थे, और हम उसको एक ही बोन, जैसे हम वो हो सकता है अलग अलग दांतों को भी अलग अलग बोन गिन रहे होंगे, हम एक ही गिनते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बात है, तो इनाम गांव के बारे में है।
और थोड़ा बहुत है चाइना में पहली बार राइटिंग का मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओरेकल बोन्स देखना, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना में मिला 3500 साल पहले, क्योंकि हमें पता है ऋग्वेदा इस समय था, ऋग्वेदा, लेकिन हम सिर्फ बोल बोल के करते थे। तो अब ये बोन है, इस बोन को हम ओरेकल बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भविष्य वक्ता बोन था। इस पर बहुत कुछ लिख दिया जाता था कि मेरा भाई, जैसे कोई राजा है लिख देगा कि बहुत कुछ लिखता था, जैसे क्या मैं लड़ाई जीत पाऊँगा, क्या हमारे हार्वेस्ट अच्छी होगी, क्या मेरे सन होंगे, मतलब ये सब बात लिख दिया और फिर इसको आग में रख दिया जाता था। और फिर इसको जैसे फूटता वगैरह था, जैसे टूटता वगैरह था, तो फिर जो वहाँ के पृष्ठ वगैरह होते थे वो बताते थे, इसको बताते थे कि भविष्य वक्ता वगैरह होते थे, वो बताता है कि हाँ ये सही है, ऐसा वैसा, यही बात सब है। तो यानी इससे हमें एटलीस्ट राइटिंग का तो पता चल गया ना, कि राइटिंग का सबसे पहले उजागर हुआ था इस समय में। तो यही है। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, 6th चैप्टर। चलिए थैंक यू सो मच।